जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बीच में विवादों की एक बहुत लंबी श्रृंखला रही है। हाल ही में दोस्तों विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिसे मतदाता सूची की तैयारी से जोड़ा गया है और इसे लेकर एक नया विवाद अब पश्चिम बंगाल में खड़ा हो गया है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची सटीक और निष्पक्ष हो। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा कुछ अधिकारियों के तबादले ने इस प्रक्रिया को अब एक बार फिर से विवाद में खड़ा कर दिया है और ममता बनर्जी ने इन अधिकारियों के जो तबादले किए हैं वो भी अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया और ममता के फैसले को पलट दिया। दरअसल अक्टूबर 2025 को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेज करके एसआईआर की घोषणा जब की गई थी, तो दोस्तों इस पत्र के क्लॉज 4 में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से कि इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का तबादला बिना चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि प्रक्रिया की निरंतरता और निष्पक्षता बनी रहे। नवंबर 2025 में चुनाव आयोग ने 5 डिविजनल कमिश्नरों को एसआईआर की अवधि के लिए डेपुटेशन पर नियुक्त किया था। यह अधिकारी मतदाता सूची की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे, यानी कि वहां पर लगातार तमाम जो काम थे उनका इंस्पेक्शन कर रहे थे और कुछ भी तरीके की इसमें गड़बड़ झाला ना हो, ममता भी कुछ गड़बड़ी न कर पाए, इस पर इनकी लगातार निगाहें टिकी थी। इस बैकग्राउंड में दोस्तों राज्य सरकार के कुछ फैसलों ने विवाद को अब जन्म दे दिया है, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल खड़े करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक 3 आईपीएस अधिकारियों अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे का तबादला कर दिया। ये अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया के पर्यवेक्षक यानी कि लगातार उस पर नजर रख रहे थे। इनकी ही कहीं ना कहीं अध्यक्षता में ये पूरा का पूरा काम चल रहा था। पहला तबादला 1 दिसंबर 2025 को हुआ, उसके बाद में दूसरा तबादला 20 जनवरी को होता है और तीसरा तबादला 21 जनवरी को कर दिया जाता है। इन तबादलों को राज्य की ममता बनर्जी की सरकार ने बिना चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के कर दिया, जो आयोग के दिशा निर्देशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ऐसे तबादलों का उद्देश्य क्या था? आलोचक इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया गया है। सामान्यतः राज्य सरकारों को प्रशासनिक तबादलों का अधिकार होता है, लेकिन चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग की सर्वोच्चता होती है। जो क्लॉज 4 ऐड किया गया है एसआईआर की प्रक्रिया में, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ममता किसी भी अधिकारी का तबादला अगर करेंगी तो पहले उन्हें चुनाव आयोग की सहमति लेनी पड़ेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है और राज्य की सरकारों को इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस घटना ने सवाल उठा दिया है कि क्या ये तबादले प्रशासनिक जरूरत से प्रेरित थे या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा थे। चुनाव आयोग ने दोस्तों इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और आयोग ने अब एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया है। आयोग ने एक आदेश जारी करके इन तीनों अधिकारियों के तबादलों पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है और उन्हें रद्द करने का भी निर्देश दे दिया, यानी कि ममता बनर्जी के फैसले को, ममता के आदेश को चुनाव आयोग ने ओवर पावर कर दिया है, यानी कि उनके फैसले को पलट दिया है। आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा के द्वारा एक सिग्नेचर लेटर है, उसमें मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए कहा गया कि यह आयोग के संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने मतदाता सूची के पर्यवेक्षकों के विभागीय तबादले नियुक्ति के आदेश के बिना जो है आयोग की पूर्व सहमति के जारी कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन है। आयोग ने राज्य की सरकार को इन आदेशों को तत्काल रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे किसी भी तबादले के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी, यानी कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर डिस्कस करे बिना किसी का भी तबादला किया तो फिर आपकी खैर नहीं। इसके साथ ही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए इस बाबत जो है एक 3 बजे मीटिंग रिपोर्ट भी भेजी गई थी, अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की भी एक समय सीमा तय की गई थी और इस कदम को चुनाव आयोग की सतर्कता
कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो चुनावी प्रक्रिया में किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले अनुभवों से देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और राज्य की ममता बनर्जी की सरकार के बीच में ऐसे टकराव पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि साल 2019 और 2021 के विधानसभा के चुनाव के दौरान। ये घटनाएं दोस्तों लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन के महत्व को रेखांकित करती हैं। चुनावी प्रक्रियाओं में नियमों का पालन लोकतंत्र की आत्मा है। यदि कोई भी सरकार चुनावी फायदे के लिए नियमों को नजरअंदाज करती है तो यह मतदाताओं के विश्वास को कमजोर कर सकता है। इस मामले में तबादलों को लेकर के उठे सवालों से ऐसा लगता है कि राज्य की ममता बनर्जी की सरकार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश की हो सकती है। यानी कि ममता बनर्जी चाहती नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डेपुटेशन पर भेजे गए हैं तमाम आईएएस अधिकारी, वो जो इसमें पूरा का पूरी एक देखरेख की भूमिका निभा रहे हैं, ये यहां से हटे तभी तो हम कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये आरोप साबित नहीं हुए और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे तबादले प्रक्रिया में अपने लोगों को शामिल करने की रणनीति भी हो सकते हैं, जो धांधली का आधार बन सकती है। यानी कि जो चुनाव आयोग ने डेपुटेशन पर अधिकारी भेजे हैं उन तमाम अधिकारियों को और फिर ममता अपने अधिकारियों को वहां पर बैठा करके गड़बड़ झाला करने की मंशा भी रख सकती हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले पर अब पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। चुनाव आयोग का हस्तक्षेप जो है वो समय पर हुआ, जो प्रक्रिया की रक्षा करता है। भारत में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता है। ममता बनर्जी जो खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हर एक मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई है ताकि कैसे भी करके इसको रोका जाए। इस बार चुनाव आयोग ने सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी देकर के अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यह घटना दोस्तों हमें याद दिलाती है कि चुनावी प्रक्रियाएं राजनीतिक हितों से ऊपर होनी चाहिए। यदि राज्य की सरकारें नियमों को ताक पर रखती हैं तो यह न तो केवल चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करता है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के बीच में संघर्ष को भी बढ़ावा देता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा है, ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए संवाद और पारदर्शिता की भी जरूरत है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी की सरकार का एक जो चतुराई भरा ये कदम था, इसको पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के द्वारा किए गए इन 3 अधिकारियों के तबादलों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। इस आदेश को पलटते हुए इन तीनों के तीनों अधिकारियों को वहीं पर रहने का फरमान जारी किया गया है और सीधे सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी दी गई है, टीएमसी सरकार को चेतावनी दी गई है कि आगे चल के अगर आप लोगों ने इस तरीके की हरकत बिना चुनाव आयोग से डिस्कस किए जो है की, यानी कि किसी भी अधिकारी के अगर आपने तबादले चुनाव आयोग की परमिशन के बिना किया, चुनाव आयोग की सहमति के बिना किए, तो फिर यह ठीक नहीं होगा। और जब यह साफ तौर पर हमारी नियमावली जो एसआईआर की है जिसमें क्लॉज 4 ऐड किया है, उस क्लॉज 4 में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि जो डेपुटेशन पर अधिकारी भेजे गए हैं, जिनके निरीक्षण में यह प्रक्रिया चल रही है, उनका कोई भी तबादला चुनाव आयोग से बिना डिस्कस किए नहीं हो सकता। उनका तबादला चुनाव आयोग की पूर्व सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो फिर ममता बनर्जी ने इस रूल के वॉयलेशन की हिमाकत ही कैसे कर दी? ममता बनर्जी ने इस कानून को ताक पर रखने की हिम्मत भी कैसे जुटा ली? ममता बनर्जी को दोस्तों बहुत बेचैनी हो रही है। ममता बनर्जी को घुसपैठिया वोटरों की इतनी चिंता है। दरअसल घुसपैठिया वोटरों की चिंता नहीं, ममता को अपनी कुर्सी की चिंता है, क्योंकि ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि इस प्रक्रिया को बाधित किया जाए, रोका जाए, इसमें अड़चनें पैदा की जाए, इसमें कुछ गड़बड़ी की जाए। लेकिन चुनाव आयोग अपनी सतर्कता के साथ में लगातार इसमें आगे बढ़ रहा है। यही ममता बनर्जी को हजम नहीं हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला नहीं कर पा रही, अपने हिसाब से इसमें कोई भी जो है काम नहीं कर पा रही। तो इसीलिए जो डेपुटेशन पर अधिकारी भेजे गए थे उन अधिकारियों को इसीलिए ममता बनर्जी ने साइडलाइन करने की कोशिश की कि ये अधिकारी हटेंगे तभी तो हमारे अधिकारी घुसेंगे, और जब हमारे अधिकारी एक बार सिस्टम में चले जाएंगे तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जैसे चाहे वैसे इस एसआईआर की प्रक्रिया को मोड़ेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।